हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इससे पहले हमने अपने चैनल पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। साथ में उनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए थे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते रहें। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। और ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 11th 12th एमएससी बीएससी और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसके सेंटर में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3rd से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट वे एलिमेंट होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा डी ऑर्बिटल में। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अगर हम बात करें डी ब्लॉक की तो इसमें टोटल 10 ग्रुप होते हैं और साथ में इसमें 4 पीरियड्स भी होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आपका डी ब्लॉक है उसको डिवाइड किया गया है 10 ग्रुप में और 4 पीरियड्स में। जो आपकी ये पहली सीरीज़ है जिसमें आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वीडेनियम, क्रोमियम, एमएनएफई, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आता है, इसको हम 3D सीरीज़ बोलते हैं। और इससे नीचे वाली सीरीज़ को हम 4D सीरीज़, इससे नीचे वाली को 5D और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है इसको हम 6D सीरीज़ बोलते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, सपोज़ किसी कोई एलिमेंट ए है और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है डी ऑर्बिटल में, तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, दोज एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक को डिवाइड किया गया है 10 ग्रुप्स में और 4 पीरियड्स में। और इसके अंदर जो सीरीज़ होती है वो है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। अगर हम बात करें कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी डी ब्लॉक की, तो होती है n-1, D 1 to 10 एंड NS 0 to 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी, ये आपकी अल्टीमेट सेल रहेगी, ये आपकी पेन अल्टीमेट सेल रहेगी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे आयरन ले लेता हूँ तो आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आपकी आएगी 3D6-4s2। कुछ इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो D की सेल आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे n की वैल्यू 4 है, 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं पे देखने को मिलती है जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है डी ऑर्बिटल में, तो हम बोलेंगे ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। अगर आपके पास कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, कोई आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसकी जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक से बिलोंग तो करता है लेकिन उसका जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तब उसको हम मानेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हम जिंक की बात कर लेते हैं। तो जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है आपका 4s2 और यहाँ पे होता है आपका 3D10। तो इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से ग्रुप 3rd से लेके ग्रुप 11 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। लेकिन आपका जो ग्रुप 12 के एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है। तो यहाँ पे ये वाले जो 12th ग्रुप है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानेंगे। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिमेंट और उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी 3D सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं और 3D सीरीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आपका स्कैंडियम। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे आर्गन हमने पहले लिखा है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। उसके बाद
डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आर्गन में, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एस ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में आता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह से ही हमने और भी एलिमेंट्स लिए हैं और उनकी सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है। लेकिन अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। वो क्या है कि यहाँ पे जो अगर हम इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग चले, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चले, तो यहाँ पे आना चाहिए था आपका 3d 4s2, इस तरह से कुछ आना चाहिए था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन होता क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाता है, जिससे बन जाता है 3d5 और वो बन जाता है 4s1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे जो आपका डी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड ओरिएंटेशन को गेन कर लेता है और इसलिए स्टेबल हो जाता है। तो जब का क्रोमियम होगा, क्रोमियम हमेशा एक्सेप्शनल केस शो करेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज होती है। इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एस ऑर्बिटल के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। फिर से अगर हम बात करें तो जनरल ट्रेंड में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम कॉपर के पास आते हैं तो कॉपर के केस में फिर से यही सिस्टम आता है कि अगर हम बात करें कॉपर की तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वह होना चाहिए था आपका 3d9 4s2। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में आ जाता है, जिससे बन जाता है 3d10 और ये बन जाता है आपका 4s1। इससे क्या होता है कि जो आपका डी ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है और कंप्लीट फिल्ड होने की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। इसलिए जो आपका कॉपर है वो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। तो यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है इनको हम याद रखेंगे, क्रोमियम और कॉपर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है और इसमें केवल ऐसे 2 ये एलिमेंट है जिसके पास एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक में वो कौन से एलिमेंट है जिसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आपका क्या आएगा, कॉपर और क्रोमियम। चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी देख लेते हैं। तो अगर हम जनरल कुछ प्रॉपर्टी देखें तो जो आपका कॉपर होता है, सिल्वर होता है और जो आपका गोल्ड होता है उनको कॉइन बनाने में यूज़ किया जाता है। तो जो आपको पता ही है कि कॉपर के यानी कि तांबे के और सिल्वर के चांदी के और जो आपका एयू होता है, जो आपका सोना होता है, उससे हम क्या करते हैं, कॉइन्स बनाते हैं। जो आपका जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सभी के सभी सेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो हमेशा कलरलेस रहेगा। अगर हाँ उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमेशा कलर शो करेगा। तो याद रखेंगे ये जो 3 एलिमेंट है जिंक, कैडमियम और Hg, ये हमेशा कलरलेस रहेंगे क्योंकि ये डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड रखते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक की डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक की कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है मेटेलिक करेक्टर। तो देखिए जो सभी के सभी मेटल हैं इसके अंदर वो मेटल्स होते हैं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मेटल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। और ये क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब ये है कि इनको पीट कर थोड़ा सा लंबा तार इनके बनाए जा सकते हैं, इनके हम वायर भी बना सकते हैं, इसलिए इसको मेलेबल बोलते हैं। डक्टाइल क्या है कि ये थोड़ा टाइम के लिए ही स्टेबल हो पाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कॉपर, एजी और एयू की। तो इनकी क्या होता है जी, हायर थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें Hg की, दिस इज़ मरकरी। ये जो मरकरी होता है ये केवल एक एलिमेंट डी ब्लॉक में ऐसा है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। जो आपका मरकरी है वो डी ब्लॉक में ही रखा गया है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जो आपका मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका मरकरी। चलिए हम बात कर लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। अगर हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो आपकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होगी वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती चली जाती है अगर हम ग्रुप में पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम मिडिल में जाते हैं, जब तक हम मिडिल में जाते हैं तो एक रेगुलर पैटर्न में आपकी आयनिक और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है। लेकिन इसके बाद अचानक से ये
कांस्टेंट हो जाती है और फिर लास्ट वाले जो एलिमेंट्स है उनके लिए बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो मिडिल तक जाने पर तो ये आपकी आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है, लेकिन इसके बाद ये थोड़ा कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि कोई चेंज नहीं आता है और बाद में फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए सभी के सभी मेटल्स हैं और जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इन एलिमेंट का वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम और Hg की, तो ये क्या होगा, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट में ज़रूर आते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। या फिर हम इनको ऐसा बोल सकते हैं कि इनको डी ब्लॉक में तो रखा गया है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है डी ब्लॉक के एलिमेंट से। तो यहाँ पे जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, लो होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। तो याद रखेंगे, हमसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन से एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर है ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो वो कौन से एलिमेंट होंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। चलिए बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अगर हम ट्रांजिशन सीरीज़ में जाते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हैं, तो क्या होगा कि जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी क्योंकि साइज़ यहाँ पे डिक्रीज़ होता चला जाता है। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या फिर डी ब्लॉक की, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक से तो ज़्यादा होती है लेकिन पी ब्लॉक से वो कम होती है। तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल होती है उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक से तो ज़्यादा होगी लेकिन कम हो जाएगी पी ब्लॉक से। तो इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी पी से तो कम होगी लेकिन एस ब्लॉक से यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है। चलिए बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो आपकी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो आपकी पेनल्टीमेट डी सबसेल होती है वो भी इन्वॉल्व होती है बॉन्डिंग में। जब वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगी तो ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने लगते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो क्या होता है, वो नेगेटिव में होता है और वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी ट्रांजिशन मेटल होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट करने का काम करती है। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज एलिमेंट्स हैव जनरली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दस दे गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन। इसलिए क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि जो कॉपर होता है वो हमेशा कैसे काम करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे जो कॉपर होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। तो देखिए जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनको कैटलिस्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको कैटलिस्ट के फॉर्म में कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शेव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल को यूज़ कर लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो भी लार्ज होता है। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह इजीली वर्क कर सकते हैं। जो कैटलिस्ट होंगे वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, एमन हो सकता है, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेडेनियम और प्लेटिनम, ये सब क्या कर सकते हैं हम एज अ कैटलिस्ट इनको यूज़ किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो देखिए जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनाते हैं, आपको पता ही है, और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये आपकी जो मेटल्स होती है ट्रांजिशन मेटल, ये क्या होते हैं, इनका स्मॉल साइज़ होता है और साथ में ये हायर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी रखते हैं, इसलिए ये इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिससे ये क्या करेंगे, जो लाइगेंड के लोन पेयर होंगे उनको ईजिली अपने ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो आपके डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। इसके कुछ रीज़न क्या हैं कि एक तो इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है,
और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके अंदर ये लोन पेयर से लाइगेंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ये है कलर। तो अगर हम बात करें कलर की, तो जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो सभी के सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हैं, और सब जो मेटल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं। और याद रखेंगे, जो भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या फिर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कलर शो करने वाला है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल होंगी वो हमेशा कलर शो करेंगे, लेकिन 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कलर शो नहीं करेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ये कभी भी कलर शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड होती है। कंप्लीट फिल होने के कारण इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन होती है वो नहीं होती है, इसकी वजह से ये कलर शो नहीं करते हैं। तो याद रखेंगे, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हमेशा कलर शो करते हैं, क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन होती है। डी ट्रांजिशन होने की वजह से इनके अंदर कलर आ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और ये प्रॉपर्टी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो देखिए जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इनका नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक की तरफ होता है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। और अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो अगर हम म्यू निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है n+2, और ये पूरा अंडर रूट में होता है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आप चाहते हैं कि हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालें या फिर मैग्नेटिक स्पिन निकालें, तो हम क्या करेंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, और इससे हमारे पास म्यू आ जाएगा। तो और कहने की ओवरऑल बात अगर हम करें, तो जो आपका ट्रांजिशन मेटल्स होंगे उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और वो पैरामैग्नेटिक होंगे या फिर फेरोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं, और वो कलर भी शो करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें, ऑल दीज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो इनकी जो डेंसिटी होती है मेटल की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हम चाहे लेफ़्ट से राइट जाएं या फिर ऊपर से नीचे जाएं, पीरियोडिक टेबल में इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, एटॉमिक मास बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती है। चलिए बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की। ऊपर हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टी, हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम डिस्कस करें कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, तो स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, +3 एंड +2। टाइटेनियम आपका +2 +3 +4 शो करेगा। वेडिनियम आपका +2 +3 +4 +5 शो कर सकता है। अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो ये अप टू +6 तक शो कर सकता है। एमन सबसे ज़्यादा शो करता है, जो कि +7 होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन मेटल में वो कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हो जाएगा आपका एमन। इसके बाद आप टेबल से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग एलिमेंट है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे जो आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनका जो बॉन्ड नेचर होता है वो दोनों ही तरीके का होता है। उसमें आयनिक एज वेल एज कोवलेंट दोनों ही बिहेवियर शो करता है। तो जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वो हमेशा दोनों तरह का बॉन्ड बनाने का करैक्टर रखते हैं, आयनिक भी और कोवलेंट भी वो बनाते हैं। देखिए जो आपका कोवलेंट करैक्टर होता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा ट्रांजिशन मेटल की। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देख सकते हैं आप, अगर मैं MnO की बात करूँ तो इसमें Mn के ऊपर +2 चार्ज आएगा, और अगर हम बात करें MnO2 की तो इसमें +4 आएगा और इसमें +7 आता है। तो देखिए जैसा ऊपर डिस्कस किया, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा मेटल के ऊपर वैसे वैसे कोवलेंट करैक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो इसमें जो Mn2O7 है वो सबसे ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर रखता है, और MnO सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर रखता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी ट्रांजिशन मेटल की बात आए और हमसे पूछा जाए कि किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका जो बॉन्ड का नेचर होता है वो उसमें दोनों तरह करैक्टर देखने को मिलते हैं, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और
सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जैसे हम M1O से Mn2O7 की तरफ गए तो वैसे वैसे हमारा कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज़ हो गया और आयनिक करैक्टर हमारा डिक्रीज़ होता चला गया। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इधर से इधर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज़ होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पोलराइजिंग पावर है, किसी एनायन को पोलराइज करने की पावर है कैटायन की, वो भी इंक्रीज़ हो गई है, और जितनी ज़्यादा उसकी पावर होगी उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर आता चला जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं, कंपैरिजन हम करेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है प्रॉपर्टीज़ में 3D, 4D और 5D एलिमेंट में। तो आपने देखा कि सीरीज़ हमारे पास 3 सीरीज़ मेनली हम डिस्कस करते हैं, 3D, 4D और 5D। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका 3D सीरीज़ है उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती है 4D और 5D से। जो आपका 4D और 5D होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चाहे केमिकल हो या फिर आपकी फिज़िकल हो, वो थोड़ी सिमिलर रहती है, लेकिन 3D जो सीरीज़ होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 4D और 5D से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी है सबसे पहले आयनिक रेडियस। तो देखिए क्या होता है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो आपकी आयनिक रेडियाई होगी वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका 4D है उसका जो आयनिक रेडियस होगा वो 3D से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक रेडियस बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें 5D की, यहाँ से यहाँ तक जाने पर तो रेडियस बढ़ती है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे जब जाते हैं इस सीरीज़ से 4D से 5D पे, तब साइज इतना इंक्रीज़ नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आ जाती है, और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो आपका 4D और 5D सीरीज़ होता है उनका जो साइज़ होता है वो लगभग सिमिलर ही हो जाता है और ज़्यादा डिफरेंस उसको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियस की तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका 4D एलिमेंट होंगे उनका जो साइज़ होगा वो भी लार्जर होगा एज़ कम्पेयर टू 3D से, बिकॉज यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ने लगता है। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें, देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका 4D है और जो 5D सीरीज़ है उसका साइज़ क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। तो सबसे पहला यही डिफरेंस देखने को मिलता है कि 3D से 4D पे जाने पर तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, लेकिन 4D से 5D पे जाने पर साइज में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो 3D सीरीज़ की जो स्टडी है वो बिल्कुल अलग है 4D और 5D से। चलिए बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो आपके 3D था उसमें आपने देखा था कि मैक्सिमम +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था मेटल। जो आपका 3D ट्रांजिशन सीरीज़ थी उसके अंदर मैक्सिमम +7 भी शो की थी किसने, एमन ने यहाँ पे +7 शो की थी, लेकिन इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट ने शो नहीं की थी। लेकिन अगर हम 4D और 5D सीरीज़ की बात करें तो इसके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो हो जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होगा, और साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन कर सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। एग्जांपल के आप देख सकते हैं, यहाँ पे RuO4 लिया गया है और इसमें इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा आपका +8। इस तरह ही टंगस्टन के साथ 8 क्लोरीन लिए हैं तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा, +8 ही आएगा टंगस्टन के ऊपर, यहाँ भी +8 चार्ज आने वाला है। और अगर हम बात करें PtF8 की तो इसके ऊपर भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि यहाँ पे जो 4D और 5D सीरीज़ के मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं MoO4 2 नेगेटिव और WO4 2 नेगेटिव, ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं एंड नॉट ईजिली रिड्यूस, और इनको जल्दी से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें क्रोमियम O4 2 नेगेटिव की तो ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसको ईजिली रिड्यूस किया जा सकता है। तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कि जो 3D सीरीज़ होती है उसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 और +7 है, लेकिन हाँ उनको रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 4D और 5D सीरीज़ की
तो उसके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बावजूद इनको रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो आपका डी ऑर्बिटल होता है वो 2 सेट में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। देखिए आपको पता ही है कि जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसमें 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर फिल किया जाता है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट में, T2Z एंड EZ में। दिस इज T2Z एंड EZ। इस तरह से ये 2 सेट में ब्रेक हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होता है वो 10 DQ होता है। नीचे यहाँ पे एक बेरी सेंटर होता है और यहाँ पे -4 DQ होता है, ऊपर +6 DQ होता है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑर्बिटल होता है या फिर डी सबसेल होती है वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है T2Z और EG सेट में। अब देखिए अगर हम बात करें 4D और 5D की, तो उसके केस में ये स्प्लिटिंग इतनी ईजिली नहीं हो पाती है। ध्यान रखेंगे अगर स्प्लिटिंग बहुत ईजिली हो पा रही है तब उस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर स्प्लिटिंग ईजिली नहीं हो पा रही है तब उसमें हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो जो आपका 4D और 5D सीरीज़ है उसके केस में जो स्प्लिटिंग है, एनर्जी स्प्लिटिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। इसलिए क्या होता है कि ईज़िली जो आपका डी सेट है वो ईज़िली स्प्लिट नहीं हो पाता T2Z में और EZ में। इस तरह से ये स्प्लिट नहीं होगा। अगर स्प्लिट नहीं होगा तो हमेशा यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो याद रखेंगे जो 3D सीरीज़ की मेटल्स होती हैं वो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकती है, लेकिन जो आपका 4D और 5D सीरीज़ होती है वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाती है, चाहे आपके पास लाइगेंड वीक फील्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो याद रखेंगे जो आपका 3D सीरीज़ है वो लो स्पिन या हाई स्पिन बना सकता है, ये डिपेंड करेगा लाइगेंड के ऊपर। लेकिन जो आपका 4D और 5D सीरीज़ होता है वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, चाहे लाइगेंड वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। यहाँ पे लिखा है दीज मेटल ऑलवेज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स उनको बोला जाता है जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है इवन द वीकर लाइगेंड द कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम भी बन रहा है जिसमें जो लाइगेंड है वो वीक फील्ड है, जो पेयरिंग इजीली नहीं होने देते और डी ऑर्बिटल को कम एनर्जी के साथ स्प्लिट करते हैं, उनके केस में भी यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होगा। अगर आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं होगी तो यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक रहेंगे नेचर में। चलिए बात कर लेते हैं 3D सीरीज को। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये वीक फील्ड लाइगेंड की प्रेजेंस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं। तो जो 3D सीरीज के मेटल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, और जो 4D और 5D के होते हैं वो हमेशा डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेटल मेटल बॉन्डिंग की। तो अगर हम बात करें 4D और 5D सीरीज़ की, इसके जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो मेटल मेटल इंट्रैक्शन होता है या फिर मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू 3D एलिमेंट के। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एंड क्लस्टर कंपाउंड आर नोन। तो जो आपके 4D और 5D सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है कि ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखते हैं, इसलिए ये क्या क्लस्टर बनाते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं Re2Cl8, इसका स्ट्रक्चर अगर आप बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इक्लिप्स फॉर्म में होता है और यहाँ पे ये 2 रिहीनियम हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में भी यहाँ पे 2 मोलिब्डेनम लिए हैं और आप इनको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेटल हैं वो 4 हैं और इसमें मेटल 4 हैं। तो जो 4D और 5D सीरीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने का करैक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए सेम मेटल से ज़्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। इसकी वजह से क्लस्टर की फॉर्मेशन भी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कॉम्प्लेक्स का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम 3D की बात करें तो 3D सीरीज़ में जो एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही शो कर पाते हैं। जैसे आपका Fe H2O6 हो गया, तो ये मैक्सिमम क्या करते हैं 6
लाइगेंड को अपने साथ बाइंड कर पाते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 4D और 5D सीरीज़ की, तो इसमें क्या होता है कि इनका एक तो साइज ज़्यादा होता है और ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लाइगेंड को अपने साथ बाइंड कर सकते हैं। इसलिए जो आपका 4D और 5D सीरीज़ होती है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 से ज़्यादा हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 6 से ज़्यादा भी है शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जिरकोनियम ने 7 कोऑर्डिनेशन नंबर शो किया है और यहाँ पे जिरकोनियम ने 8 कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो किया है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3D सीरीज़ के लिए वो मैक्सिमम 6 रहेगा, लेकिन 4D और 5D के लिए ये 6 से ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं अबंडेंस की कि ये हमें कहाँ से मिलता है। तो जो आपकी 3D सीरीज़ होती है वो हमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट में मिलती है और ये हमें अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू देयर हैवियर एलिमेंट। तो अगर हम बात करें 4D और 5D की, उनके कंपेयर में नेचर में हमको 3D जो सीरीज़ की मेटल है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और वो अबंडेंट में भी रहते हैं। जो आपकी फर्स्ट सीरीज़ होती है वो 6.8% किससे बनी होती है, अर्थ क्रस्ट से ही बनी होती है। और जो आपका सेकेंड और थर्ड सीरीज़ होता है उनके अंदर केवल 0.025% अर्थ क्रस्ट होता है। जो आपका एलिमेंट है टाइटेनियम, ये कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नेचर में नहीं रहता है। तो ये कुछ अबंडेंस के बारे में हमने बात करी। तो याद रखेंगे जो 3D मेटल है, 3D मेटल सीरीज़ है, जो 3D सीरीज़ की जो मेटल है वे अबंडेंट में देखने को मिलती हैं, लेकिन 4D और 5D की जो मेटल है वो अबंडेंट में देखने को नहीं मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो जो आपका 4D एलिमेंट होंगे वो लार्जर होंगे साइज़ में एज़ कम्पेयर टू 3D एलिमेंट। ऐसा हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो आपके 4D के एलिमेंट होंगे उनकी जो नंबर ऑफ शेल होगी वो बढ़ जाएगी और साइज इंक्रीज हो जाएगा। 4D और 5D की अगर हम बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू 3D एलिमेंट के। और लास्ट की अगर हम कंक्लूजन निकालें, जो 3D एलिमेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, इसलिए कलर्ड भी वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन 4D और जो 5D सीरीज़ की जो मेटल होंगी वो हमेशा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो ये था हमारा डी ब्लॉक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में आपको सभी जो PDFs हैं, जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं, वो भी आपको मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, जुड़े रहिए और केमिस्ट्री को सीखते रहिए। थैंक यू।